नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चालू करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में मैथ के बारे में समझेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही हमारी सफलता की कुंजी होते हैं। तो अगर हम कह सकें एक मायने में तो कह सकते हैं हम कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर हम एनालाइज करते हैं, अगर उनके बारे में समझते हैं तो उनसे हमें एक प्रारूप पता चल जाता है कि किस तरह के पेपर में सवाल हमारे पास आने हैं और किस तरह से हम उनको टैकल कर सकते हैं, या कह सकते हैं एक तरह से हम अपनी टाइमिंग को भी यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स कराने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं आपको ये जो मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इनके बारे में आपको दे पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल होते हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक कह सकते हैं मॉडरेट रहता है या मैक्सिमम ईजी ही रहता है। ठीक है, ये तो ईजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि पिछले साल के जो मैथ के क्वेश्चन हैं उनको हम देखें और क्या करें, रिवाइज करें, उनको एनालाइज करें कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। तो ये जो हमने पेपर लिया है यह 11 तारीख का है। कब? 11 फरवरी 2019 का। और यह कब का है? यह है शिफ्ट प्रथम का। कौन सी शिफ्ट का है? यह शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, पर डे कुल मिला के मेरे हिसाब से लगभग 54 शिफ्टें हुई थी, कंडक्ट हुआ 54 शिफ्ट में एग्जाम। तो हम उन 54 शिफ्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। पर डे 2 के हिसाब से भी कवर करेंगे, तब भी हम क्या करेंगे, इस लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। या हम पर डे 1 भी करेंगे तब भी पूरी 54 ना कवर कर पाएँ तो फिर भी हमारा क्या होगा, एक हमारी प्रारूप या रूपरेखा। पर डे अगर हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो हमारी क्या होगी, जो भी एबिलिटी है हमारे पेपर को सॉल्व करने की, क्वेश्चन को टैकल करने की, हमेशा हमारी क्या होगी, इंप्रूव होती रहेगी डे बाई डे। तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का अपना ये प्रश्न या कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर चालू करते हैं। तो उम्मीद है आप हमारा साथ देंगे इस चीज़ में। चलिए, तो यह है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पहली सवाल यहाँ पर क्या है, एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के रूप में 420 रुपये हैं। 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8 संबंधी 1 संबंधी 5 के अनुपात में है। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? अब देखिए यहाँ पर यह सवाल हमको दिया गया, किसका है ये? यह सवाल है अनुपात का। इसमें साफ साफ आपको अनुपात दिखाई दे रहा है। अब इन सवालों को हम किस तरह से करते हैं, देखिए इन सवालों का सबसे बेसिक जो फार्मूला होता है, कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू होती है, वैल्यू मीन्स क्या है, ये जो हमारा 420 रुपये है ये हमारी टोटल वैल्यू आती है। चाहे इनको सिक्कों के रूप में दे, ठीक है, चाहे वैल्यू वैल्यू भी दे सकता है और नंबर ऑफ कॉइन्स भी दे सकता है, जो भी आपको दे। तो वैल्यू को हम क्या करते हैं, वैल्यू बराबर होगी किसके, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू डिनोमिनेशन। ठीक है, क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू डिनोमिनेशन के बराबर होगा। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमें कहा गया कि हमारे पास 10 रुपये हैं। ठीक है, कितने हैं, 10 रुपये हैं और सारे 5-5 के सिक्के हैं। तो आप सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं या नहीं? बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप 10 रुपये में 5 का भाग कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 2 सिक्के मिलेंगे, या कह सकते हैं सारे 2-2 के सिक्के हैं। तो 2 से 10 का भाग करेंगे तो कितने सिक्के मिलेंगे आपको, 5 सिक्के। यानी अगर हम वैल्यू की बात करें तो टोटल वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। और अगर हम नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करें तो नंबर ऑफ कॉइन कितने हुए, 2 रुपये के हिसाब से। अगर एक सिक्का 2 रुपये का है तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हुए, 5। और डिनोमिनेशन यानी जो सिक्का हमारा कितने का है, 2 का है, 5 का है, 10 का है। ठीक है, तो ऐसे अगर हम सिक्कों के डिनोमिनेशन, ठीक है, उनके मूल्य कितने हैं, और टोटल वैल्यू जो हमारी टोटल वैल्यू है, कलेक्शन है, वो हमारा कितना है, 10 रुपये, नंबर ऑफ कॉइन। तो कुल मिला के यहाँ से हमें एक आंकड़ा मिलता है कि अगर हम ये जो हमारी डिनोमिनेशन है 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये में, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉइन्स हमें सिक्कों की संख्या अनुपात के रूप में दी गई है, दी तो गई है कम से कम, चाहे अनुपात के रूप में दे चाहे सिक्कों की संख्या डायरेक्ट दे दे। अगर हम इससे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी टोटल वैल्यू 420 रुपये के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ पर हम अमल करते हैं, कोशिश करके देखते हैं कि हमारी बात सत्य है या नहीं। चलिए, सबसे पहली चीज़ ये तो हमारी वैल्यू हो गई। चलिए इसके बारे में समझते हैं, ये हमारा फार्मूला था। अब देखिए अगर हम इसी चीज़ को लें, देखिए वैल्यू एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स या सिक्कों की संख्या एक तरह से कह लें, और यहाँ पर डिनोमिनेशन, ठीक है, कि एक सिक्के का मूल्य कितना है। चलिए वैल्यू हमारी टोटल कितनी है, 420 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं,
नंबर ऑफ कॉइन्स 8 संबंधी 1 संबंधी 5 के अनुपात में है, 8 संबंधी 1 संबंधी 5 के अनुपात में है। और वहीं अगर हम क्या बात करें इनके डिनोमिनेशंस की, तो क्या होगी, 1 रुपये 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के हमारे पास हैं। कितने हैं, 1 रुपये और 2 रुपये और क्या कहते हैं 5 रुपये के सिक्के हमारे पास हैं। अब आपको नहीं लगता है कि सिक्कों की संख्या हमारे पास अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, तो यानी 1 रुपये के एक तरफ से कहें तो कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं। 2 रुपये कितने हैं, 1 सिक्के हैं। और 5 रुपये के 5 सिक्के हैं। अगर हम इन डिनोमिनेशन का नंबर ऑफ पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल वैल्यू मिलनी चाहिए। चलिए करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, 8 में 1 का गुणा करेंगे 8 आएगा। अब क्या करेंगे, प्लस, ठीक है, क्या करेंगे, ये हमारी एक वैल्यू हो गई, यानी 8 सिक्के किसके हैं, 1 रुपये के। चलिए 2 सिक्के 2 रुपये के कितने हैं, 1 सिक्के, यानी 2 1 कम 2 हो गया, 21 में मल्टीप्लाई, और 5 बचे 25, ठीक है। ये हमारी टोटल वैल्यू है, ठीक है। ये जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल वैल्यू मिली, किसके बराबर होगी, 420 के। चलिए देख लेते हैं, किसके बराबर हमने दिखा दिया, 420 के। अब इनको जोड़िए, 8 2 10 15 और 25, 25 10 35 हो गया। तो हम इस तरफ से कह सकते हैं कि 35 बराबर किसके आ गया, 420 रुपये के, ठीक है। ये 35 हमारी क्या है, अभी यूनिट्स चल रही हैं, ठीक है। ये टोटल वैल्यू है लेकिन रुपयों में नहीं है, यूनिट्स में है, इकाइयों में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी है, 420/35। अब इसे हम अगर सॉल्व करें तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। 35 दूना 70, ठीक है। अगर हम मल्टी करेंगे 7 छक्का 42, यानी 6 दूनी 12, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 12। अब हमसे सवाल में सीधे पूछा क्या गया है, थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। अगर हम नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास सीधे दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम अगर सबकी वैल्यू रखते चलें, ठीक है, तो क्या होगा, 1 की यूनिट कितनी है, 12 बराबर, यानी 12 8 96, 12 1 कम 12 और 12 25 60। कह सकते हैं ऐसा कि क्या है हमारे पास 96 सिक्के, ठीक है। 96 सिक्के कितने आ गए, 1 रुपये के, 2 रुपये के 12 सिक्के और 60 सिक्के कितने, 5 रुपये के। यानी हमारा उत्तर क्या होगा, आंसर इक्वल टू 60 रुपये, ठीक है, सॉरी 60 सिक्के हैं किसके, 5 रुपये के। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे इनको। वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू डिनोमिनेशन, सिक्कों की संख्या में अगर हम उनके मूल्य का गुणा कर दें तो हमें टोटल वैल्यू पता चल जाती है। आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए दिया हुआ यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसी सवालें प्रायः पूछी जाती हैं, खाली एसएससी जीडी में ही नहीं, एसएससी सीएचएल की बात करें या सीजीएल की बात करें या रेलवे की बात करें या अदर ग्रुप डी या एमटीएस एग्जाम की बात करें, ऐसी सवालें प्रायः पूछी जाती हैं। तो इन सवालों पर कह सकते हैं हम बेसिक तो हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम अपनी गलती की वजह से मात खा जाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। क्या होगा, पी की वैल्यू क्यू से 40% कम है, ये पी हुआ और ये क्यू हुआ, यानी पी की वैल्यू क्यू से कम है, तो यानी पहले हमें क्यू की तो वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि क्या है, पता कर लीजिए। मान लिया कितना 100 रुपये है क्यू की वैल्यू, या कहते हैं 100 यूनिट है क्यू की वैल्यू। अब इससे 40% कम कितना होगा, 60। ये किसकी वैल्यू है, पी की, इसकी वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू 60। अब हमसे पूछा गया क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी अगर हम इसके बीच का डिफरेंस देखें तो ये कितना है, 40 है, ठीक है। अब पूछा क्या हमसे कि क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमने सीधे क्या देखा कि दोनों के बीच का डिफरेंस 40 है, ठीक है 40 है। अब किसके संदर्भ में पूछ रहा है ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारे पास गलती क्या होती है, देखिए हम संदर्भ ध्यान से क्या कर सकते हैं, समझ नहीं पाते संदर्भ क्या है। निकालना होता है क्यू के संदर्भ में निकाल देते हैं, पी के संदर्भ में, पी के संदर्भ में पूछा है तो हम क्यू के संदर्भ में निकालते हैं, प्राय गड़बड़ी यहीं पर हो जाती है। ये सारी वैल्यू तो हम सही निकालते हैं, आगे गलती कहाँ पर होती है, वहीं पर होती है, समझिए। तो 40 वैल्यू है, किसकी अंतर है दोनों का। अब क्यू पी से कितना अधिक है, तो पी की वैल्यू हमारी 60 है, ले लीजिए कितने प्रतिशत अधिक है, 100 का गुणा कर देते हैं। चलिए सिंपली हल कर लेते हैं, क्या हो गया, कट गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, या कहें एक तरफ से 400/6 हो जाएगा, या इसको हम 200/3 भी लिख सकते हैं, या कह सकते हैं 66.66%, ठीक है 66.66% क्यू की वैल्यू पी से अधिक है।
क्यू की पी की वैल्यू कितनी कम थी 40%, लेकिन क्यू की वैल्यू अगर हम जस्ट उल्टा कर दें, अपोजिट पूछें कि क्यू की वैल्यू पी से कितनी अधिक है, 66.66%। चलिए आगे चलते हैं। यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से गाड़ी चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए आप मेरे साथ प्रश्नों को पढ़ा कीजिए, ठीक है, और आप कोशिश करें कि प्रश्नों को खुद से सॉल्व करें, प्रश्नों को खुद से सॉल्व करें। आप मेरे साथ प्रश्न पढ़िए, आप प्रश्नों को खुद सॉल्व करिए। इससे दो चीज़ें होंगी, एक आपकी जो प्रश्न पढ़ने की हैबिट है वो भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो आप जब पेपर देने आते हैं तो खाली सॉल्व करना ही मायने नहीं रखता, प्रश्न को आप कितनी आसानी से कितनी जल्दी पढ़ लेते हैं ये भी मायने रखता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ के बारे में, इसमें क्या हो, पेपर को आप अपने पढ़ें और सॉल्व खुद करें। हाँ, हो सकती है आपसे गलती हो, गलती होने के बाद सामने है ये सॉल्यूशन आपके सामने है, आप वहाँ से देखकर अपनी गलती को सुधार सकते हैं। चलिए इसमें क्या कह रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से गाड़ी चला रहा है, और दूसरी क्या है, 936 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। दो चीज़ें आ गई। पहली चीज़ डिस्टेंस हमको दे दिया, क्या डिस्टेंस दिया है 936 किलोमीटर, और क्या दिया है, स्पीड दे दिया है हमको कितना 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको नहीं लगता कि इन दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है। डिफरेंस जाहिर सी बात है, ये देखिए ये MKS यूनिट में है, ये CGS यूनिट में, तो दोनों को हम कन्वर्ट करते हैं या बदलते हैं। ये मीटर पर सेकंड में, इसको हम सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा हम बदल लेते हैं। अब किलोमीटर प्रति घंटा वाला कन्वर्जन आपको याद होगा क्या है, समझ लेते हैं। अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो किसका गुणा करेंगे बताइए। गुणा करेंगे हम 18/5 का, ठीक है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी मीटर पर सेकंड वाली जो वैल्यू है उसमें 18/5 का गुणा करिए, किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगा। और यदि हम वही बात करें, अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे हम, मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम 5/18 का गुणा करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट। तो ये हमारी यहाँ पर हमारी चर्चा नहीं है, अपनी चर्चा को हम दूसरी तरफ लाते हैं। ये क्या है 20 मीटर पर सेकंड, इसका हम गुणा करेंगे किसमें 18/5 में। सॉल्व करते हैं, 5 चौको 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या है यहाँ पर हमारी चाल अब मिल गई किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब सीधे हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, हमारे पास स्पीड मिल गई। आपको नहीं लगता कि हम टाइम निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। चलिए क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड बराबर क्या हुई हमारी 72, डिस्टेंस क्या हुआ 936, टाइम क्या हुआ पता नहीं, अभी निकालना है। अब इसको इधर लाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 936/72। चलिए अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, सॉल्व करके देख लीजिए। 36 3 दूना 6 लगभग 13 किलोमीटर, सॉरी 13 घंटे आएगा। लगभग कितना आएगा 13 घंटे, लगभग 13 घंटे आएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर समय पूछा गया है। तो 72 में अगर 936 का भाग देंगे तो कितना आएगा, लगभग 13 घंटे आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जहाँ आपको समझ में ना आए आप वीडियो को पॉज करके आसानी से समझिए, या उसको रिवाइंड करके भी आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, एक वस्तु को 15% की छूट देने पर 4777 रुपये में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब आपको ये सवालें करने के लिए किसी की ज़रूरत की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये सवालें आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि SSC GD का लेवल अगर कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द घूम रहा है तो आपको क्रैक करने में आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। चलिए, एक वस्तु को 15% की छूट देने पर 4777 में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब हमें दिख रहा है क्या 15% की पहले ही छूट दे दी गई है, उसके बाद वस्तु का विक्रय मूल्य मिल रहा है। छूट हमेशा किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर, या करते हैं मार्क्ड प्राइस पर। छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। चलिए, अब हमें डिस्काउंट भी दे दिया गया है, इसका भी लिख लेते हैं, क्या है 15% है। और हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया है, कह सकते हैं 4777 इतना रुपये आया है। अब हमें मार्क प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको।
तो सीधी बात, अपने सीधे फार्मूले से चलते हैं। मार्क प्राइस इनटू क्या होता है, डिस्काउंट, या कह सकते हैं 15% था तो 100 में से 15 घटाएं कितना, 15% तो हमने डिस्काउंट दे दिया, यानी 100 में से 15 घटाए कितना होता है 85%, यानी 85% की वैल्यू कितनी है 4,777 रुपये लिख लेते हैं, यानी 85% की वैल्यू कितनी है 4,777 रुपये। चलिए अब हमें निकालना क्या है, मार्क प्राइस निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा 4,777 गुणे 100/85। चलिए 17 5 से भाग जाएगा तो 17 आएगा, और यहाँ पर भाग देंगे तो 20 आएगा। अब ये नहीं होना चाहिए, 1 सेकेंड। चलिए 17 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, क्या होगा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 137 हुआ, 17 अट्ठे 136, ठीक है, और क्या होगा 17 एकम 17। चलिए बराबर गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 1 13। नहीं, कहीं लगता है कि दिक्कत है। 17 दूनी 34, 137, 17 अट्ठे 136। वैल्यू इतनी तो आनी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं फिलहाल। सॉरी, क्या है हमारा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 कुछ 80 लगाए, 2 दूनी 4 5। हमने कहा मल्टीप्लाई में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अब 281 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,620 रुपये आएंगे, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। दो वस्तुओं का मूल्य 3 संबंधित 2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य 1% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7 संबंधित 3 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, क्या है, दो वस्तुओं के मूल्यों में 3 संबंधित 2 का अनुपात है। पहले अनुपात लिख लेते हैं जो हमारे पास उपलब्ध है। चलिए 3 संबंधित 2 यानी कह सकते हैं 3/2 का अनुपात है। यदि पहले का मूल्य 40% बढ़ाया जाए और दूसरे का 1% से घटा दिया जाए। चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं। इसको बीटा सॉल्व करने की तकनीक हम कह सकते हैं क्या है, हमारा ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर हमने ऑप्शन लिखा नहीं है तो सॉल्व भी कर लेते हैं। चलिए अगर हम कहें कि 3 का 40% वैल्यू बढ़ानी है हमको, तो अगर हम 3 का 40% निकालेंगे तो क्या होगा, देख सकते हैं ये, यानी 4×12/10, यानी कहीं ना कहीं 1.2 क्या आ रहा है हमारा 3 की 40% की वैल्यू। अगर हम 3 में 1.2 जोड़ देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 3 को 40% से बढ़ा सकते हैं। और अगर हम 2 की बात करें तो 2 को x% से घटाया गया है। क्या किया गया है, 2 को x% से घटाया गया है, यानी 2 में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या घटाएंगे, x%, किसका, 2 का x%। ठीक है, या कह सकते हैं 2 × x/100। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो आते हैं अपने सवाल पर। 3 को हम कितना बढ़ाएं, 40%। चलिए 3 को हमने 40% बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, 2 को हम x% से घटा देते हैं, यानी 2 × x%। ये हमारा 2 है और 2 में से हमने x% वैल्यू क्या की, घटा दी। आगे चलते हैं। क्या है हमारा, बराबर किसके अनुपात क्या आ रहा है, 7 संबंधित 3 के अनुपात में। कितना आ रहा है, 7 संबंधित 3। अब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, 4.2 हो जाएगा। नीचे 2 में से घटा देते हैं, क्या, 2 × x% एक तरफ से कहें, 7/3।
अब यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन दिया हो तो आप यहीं से वैल्यू क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जो भी आपका ऑप्शन दिया हो आप ऑप्शन को यहीं से सीधे पुट करके यहाँ पर बराबर 7/3 आ रहा है या नहीं आ रहा है आप चेक कर लेंगे। जो ऑप्शन फिट बैठेगा वही हमारा उत्तर होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन हमने लिया नहीं है तो सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 या 6, 3 4 या 12 बराबर 7 दूनी 14 माइनस 7 दूनी 14x%। चलिए ये हो गया हमारा। अब इस वैल्यू को इधर लाते हैं और इसको इधर। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, एक तरफ से कह सकते हैं 14x% बराबर 14 माइनस 12.6 या 14x% बराबर क्या हो जाएगा, 12.6 में 4 जोड़ेंगे 13 यानी लगभग 1.4, लगभग 1.4। तो x% की वैल्यू क्या आ जाएगी, x% बराबर 1.4/14 यानी अब ये परसेंट में इसको परसेंट से हटाना होगा यानी दूसरी तरफ क्या कर देंगे 100 का गुणा, इधर 100 का भाग यानी उधर 100 का गुणा, दोनों बात एक ही है, बटे 14 गुणे 100। अब इसको अगर हम काटें तो कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 10 यानी x की वैल्यू को हमें 10% से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। x की वैल्यू को हमें 10% से घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए u रेशियो v बराबर 4/7, v रेशियो w बराबर 9/7 और u बराबर 72। तो w का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप रेशियो बढ़िया पढ़े होंगे तो उम्मीद है कि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए u रेशियो v बराबर 4/7 और क्या है हमारा v रेशियो w या कह सकते हैं v अनुपात w बराबर 9/7। अब आपने विधि सीखी होगी क्या, या कह सकते हैं इन तीनों को एक ही फॉर्म में लाना, कह सकते हैं एक ही लाइन में लाना, ये आपने सीखा होगा। चलिए उसको अप्लाई करते हैं। u रेशियो v बराबर क्या है हमारा 4/7 है और v रेशियो, एक सेकेंड, क्या कह सकते हैं u रेशियो v रेशियो w। चलिए बराबर क्या है हमारा 4/7। ये वाली वैल्यू है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे v क्या है, कॉमन है। ठीक है, v क्या है, कॉमन है। तो ये हमारी v वाली वैल्यू है। इसके नीचे क्या हो जाएगा हमारा 9/7। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वलाइज करते हैं या कहते हैं समान करते हैं या बराबर करते हैं। समान करने के लिए इसके बगल जो जगह खाली है उसमें यही वैल्यू भरी जाएगी। साथ इसके पहले जो वैल्यू है, हाँ जो वैल्यू यहाँ पर है इसके पहले खाली जगह पर यही भरी जाएगी। इतना आप सीखे होंगे। आगे चलते सॉल्व कर देते हैं। 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36। ये हमारी टोटल वैल्यू आई अगर हम तीनों को एक समान पात में रखें। यहाँ पर सीधे दिया गया है u बराबर 72। ठीक है, u की वैल्यू ये रही हमारी, u रेशियो v रेशियो w की बात करें तो 36 की वैल्यू 72 यानी कितने का गुणा 2 का। w की वैल्यू पीछा है, w ये रहा, तो इसमें भी क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे यानी 98 या 98 उत्तर आएगा। यानी कह सकते हैं w की वैल्यू कितनी आई 98 w का मान आया। चलिए आगे चलते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,680 हो जाती है तथा 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है। राशि क्या है समझते हैं। 5 वर्षों में 10,680 हो रही है, देख लेते हैं 5 साल में या 5 ईयर में कितनी 10,680 रुपये। वहीं बात करें 6 ईयर्स की तो कितनी हो रही है 11,076 रुपये। अगर हम इन दोनों के बीच का अंतर निकालें तो जो 5वें साल से 6वें साल में जो हमारी ब्याज की वृद्धि हुई है वो हमें ज्ञात हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। कैसे, इन दोनों को आपस में हमें घटाना होगा। 10,680 इसमें से माइनस कर देते हैं 6, 17 में से 8 जाएगा 9। अगर हम यहाँ पर बात करें हैं तो यहाँ पर क्या है 11 में 6 जाएगा 5, लगभग 596 आ रहा है।
10,680, हाँ 6 17 से 8 जाएगा 9, यहाँ पर 9 था तो 9 में से 6 जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, क्या हमारा 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा, यानी लगभग 396 आएगा। तो अगर हम 396 को, ये हमारा क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। ये हमारी 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है। हमको राशि याद करनी है, यानी हमको मूलधन याद करना है, और ये दोनों वैल्यू क्या दी हुई है, ये हमें मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है, इस पे मत जाइएगा, ये क्या है, मिश्रधन है, और हमें ब्याज मिल गया, मिश्रधन मिल गया, दो चीज़ें मिल गई, तो हम आसानी से राशि या मूलधन को निकाल सकते हैं। किस तरह से, हमारे पास ब्याज है, तो ब्याज का अगर हम 396 का गुणा कर दें किसमें, 5 में, तो हमें 5 साल का टोटल ब्याज मिल जाएगा या नहीं, क्योंकि यह साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में 1 साल का ब्याज और क्या कर सकते हैं, हर साल का ब्याज बराबर होता है, यानी अगर 5 साल की बात करें तो 5 का गुणा, 6 की बात करें तो 6 का गुणा, 10 की बात करें तो 10 साल का, मतलब 10 का गुणा कर सकते हैं 10 साल के ब्याज को निकालने के लिए, यानी हर साल ब्याज क्या होता है, समान होता है। 5 30, 5 9 45, 3 48, 5 3 15 4 19, ठीक है, लगभग 1980 रुपये हमारा क्या आया, ब्याज आया। 1980 रुपये हमारे ब्याज आया है, तो हमारी मिश्रधन क्या है, 10,680। अगर हम 5 साल की बात करें, ठीक है, 5 ईयर्स की बात करें, तो इस मिश्रधन में से अगर हम ब्याज को घटा दें, अगर हम ब्याज को घटा दें तो क्या मिल जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, ठीक है, लगभग 8700 रुपये क्या आएगी हमारी, 8700 रुपये हमारा मूलधन आएगा, ठीक है। इसी मूलधन पर क्या हो रहा है, 5 सालों में 6 सालों में हमें ब्याज मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा प्रति किताब की दर से उन्हें 102 है, सॉरी यहाँ पर 162 होगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। अब ये कह सकते हैं हद से ज़्यादा सिंपल सवाल है, ठीक है। 225 रुपये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 225, सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 162 रुपये, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 6 गया 6, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 63 रुपये हमारा क्या आ रहा है, 63 रुपये ये हमारा लॉस है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अधिक है और सेलिंग प्राइस अधिक है, कम है, यानी क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, कम हो गया है, तो हमें क्या होगा, जाहिर सी बात है हानि होगी। अब हमें पूछा क्या है, 7 किताबें बेचने पर हानि क्या हो रही है, तो जाहिर सी बात है एक किताब पर 63 रुपये की हानि, तो 7 किताबों पर गुणे 7 की हानि, 7 3 21, 7 6 42, 2 44, 441 रुपये की हानि हमें 7 किताबों को बेचने पर होती है। आगे चलते हैं। यदि 5 निरीक्षणों में A1 A2 A3 A4 और A5 का औसत n है, तो 5 निरीक्षणों A1 - 100, A2 - 100, A3 - 100, A4 - 100, A5 - 100 का औसत क्या होगा। एक सिंपल चीज़ आप समझते रहिएगा, औसत। औसत का मतलब होता है सब में समान। औसत का मतलब क्या होता है, सब में समान। अगर हम 5 बर्तन की बात करें, अगर हमने कहा कि औसत सब में क्या है, कह सकते हैं औसत पानी सब में बराबर है, तो क्या होगा, ये हमारे 5 बर्तन हैं, ठीक है, इन 5 बर्तनों में क्या होगा, औसत पानी की मात्रा बराबर होगी, यानी अगर इसमें पानी इतना है तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। ऐसा हम मानते हैं कि सब में पानी क्या है, औसत है। अगर हम कहें कि इसमें से हमने 2 लीटर पानी निकाला, इसमें से भी 2 लीटर, 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 ठीक है, तो हमने क्या किया, कहीं ना कहीं सारे बर्तनों में से समान मात्रा निकाली, समान पानी निकाला। तो अगर हमारे पास टोटल औसत n है, तो उसमें से भी अगर हम उतनी ही मात्रा निकाल दें तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा औसत क्या होगा, बैलेंस रहेगा, औसत पर कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। यानी अगर इसमें 5 लीटर पानी है, इसमें 5 लीटर, इसमें 5 लीटर, इसमें 5 लीटर, इसमें 5 लीटर। अब प्रत्येक बर्तन में से अगर हम टोटल की वैल्यू करें, टोटल 5 10 5 15, अगर हम यहाँ पर बात करें सबकी, तो यहाँ पर कितना है, अगर हम औसत बात करें तो इसका औसत कितना होगा, 5 ही होगा, 5, क्योंकि 5 लीटर पानी है, और सब में से हम माइनस कर दे रहे हैं 2 लीटर, क्या 2 लीटर हम पानी निकाल दे रहे हैं। चलिए 2 लीटर सब में से निकाल दिया हमने, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी क्या होगा, जितना हमने निकाला औसत में से खाली उतने की ही कमी होगी,
जरूर होगी। 5 में से 2 गया 3। अब यहाँ पर 3 वैल्यू सबकी आएगी, तो हमारा औसत भी कितना आना चाहिए? 3 ही आना चाहिए, क्योंकि सब में मात्रा समान है। जहाँ पर मात्रा कम ज़्यादा होती है वहीं पर औसत के मानों में परिवर्तन होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले वाला औसत हमारा कितना था? 5, लेकिन बाद वाला औसत कितना हुआ? 3 हुआ, क्योंकि औसत में सारे बर्तनों में से कितने, अब यहाँ पर देखेंगे कितना, सब में से 100 की कमी हो रही है, समान कमी हो रही है, यानी औसत में से भी कितनी कमी होगी? पहले वाला औसत हमारा n था, उसमें से भी कमी कितनी होगी? n-100 की होगी। यही हमारा उत्तर होगा। औसत क्या होगा? n-100। ए अकेले एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले समान कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं, ए कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 6 दिनों में। बी कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 8 दिनों में। अब इन दोनों का अगर हम लसाअ निकालें तो कितना होगा? 48। अब इनकी 48 नहीं, यहाँ पर 24 होगा। अगर हम इनकी इफिशियंसी निकालें तो 6 चौको 24 और 8 तिरिक 24, ये दोनों की इफिशियंसी होगी। किसकी? ए की और बी की इफिशियंसी होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? ए की इफिशियंसी 4 है, बी की इफिशियंसी 3 है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, यानी यहाँ पर क्या होगी? ए प्लस बी की इफिशियंसी प्लस हो जाएगी। क्या होगी? ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 + 3 = 7 हो जाएगी। पहले ये अकेले कोई 4 के इफिशियंसी से ए काम कर रहा था, 3 की इफिशियंसी से बी काम कर रहा था, मतलब क्षमता से। अब दोनों मिलकर 7 की क्षमता से कार्य करेंगे, यानी कार्य कब समाप्त होगा? जल्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना है? 24, टोटल इफिशियंसी 7, यानी इतने दिनों में हम कार्य को समाप्त कर लेते हैं। मेरा मतलब है ए या बी क्या करेंगे? कार्य को समाप्त कर लेंगे। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि वह कुल 9 फेरे लेता है तो दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी क्या है? 9 फेरे मतलब ये घर से दफ्तर की दूरी है। मान लीजिए ये जा कितनी गति से रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, और आ कितनी गति से रहा? 25 की गति से जा रहा है और वापस आ रहा है 20 की गति से। ठीक है, तो हमको बताना क्या है? इसने टोटल कितने क्या 9 फेरे मारे। ठीक है, तो घर से दफ्तर के मध्य की 9 फेरे नहीं था, आई थिंक, टोटल 9 घंटे होना चाहिए। कुल 9 घंटे लगते हैं इसको। ठीक है, इसको टोटल 9 घंटे से उस समय बिना क्या करेंगे? ये सवाल अधूरी होगी, डेटा इनसफिशियंसी का केस लग जाएगा। तो 9 घंटे टोटल उसको समय लगता है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? निकाल लेते हैं। क्या आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, AB/A + B। ये क्या है? ठीक है, AB/A + B × T। यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से हम निकाल सकते हैं दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी। ठीक है, दूरी हम निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ये हमारी चाल होगी और ये क्या होगा? समय होगा। चलिए निकालते हैं। 25 में 20 का गुणा करेंगे, यानी 20 × 25 बटे 20 + 25 × 9 बराबर 25-20 की गुणा करेंगे 500 आ जाएगा, बटे 45 × 9। अब 9 से भाग देंगे 5×5=100, यानी हमारे दफ्तर से घर के मध्य की दूरी कितनी मिल गई? 100 किलोमीटर। अब किलोमीटर क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये भी कितने में है? घंटे में है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्न हम आपको दिखा देते हैं, आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। ये एक प्रश्न है, ये है, ये है, ये है। इतने प्रश्न हमने लिए हुए थे। ठीक है, तो ये था। अब आप इन प्रश्नों को घर पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि हम आपको बेहतर से बेहतर पेपर को सॉल्व करा पाएँ और पर डे सॉल्व करा पाएँ। हमेशा कोशिश यही रहेगी। ठीक है, तब तक आप इन सवालों को घर पर लगाइए और इनको बराबर पर डे लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि पेपर में आपके बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। 25 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका करियर बढ़िया हो तो आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करें। ठीक है, धन्यवाद।